आपस के बीच का प्यार प्रेम जब जलन में बदल जाता है तो उसे दुश्मनी में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। ये दुश्मनी कोई मामूली दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते हैं, क्योंकि प्यार प्रेम में एक दूसरे के राज खुलकर सामने आ जाते हैं। ये कहानी ऐसे ही दो परिवारों के बारे में है। चलिए जानते हैं कहानी के बारे में। कहानी को एंड तक देखिएगा, क्योंकि कहानी बहुत ज्यादा डरावनी होने वाली है, और अगर अकेले हैं तो मन में बजरंग बली जी का नाम जरूर ले लीजिए, क्योंकि कहानी के एंड तक काफी ज्यादा डरने वाले हो। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियां सुनाता हूं, ऐसी कहानियां जो सच्ची घटना पर आधारित होती हैं। जिन कहानियों को लोग चुनते हैं वो कहानियां मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाता हूं। आप सभी की जिंदगी में कोई ऐसा किस्सा घटा है या आपके रिलेटिव के साथ, दोस्त के साथ, तो आप हमें भेज सकते हैं। मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ अटैच किया है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी कहानी बता सकते हैं। हम आपकी कहानी को अपनी ऑडियंस तक जरूर लेकर जाएंगे। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली के एक छोटी सी बस्ती में रहने वाले ये दो परिवार, जिसके एक परिवार के मुखिया का नाम था दीपांशु, दूसरे परिवार के मुखिया का नाम था आशीष। इन दोनों परिवारों में काफी ज्यादा प्यार प्रेम था। काफी सालों से यहाँ रह रहे थे। आपस में प्यार प्रेम इतना ज्यादा बन चुका था कि एक घर की प्रॉब्लम दूसरा घर सुलझाता था और दूसरे घर की खुशियां एक घर मनाता था। अगर एक घर में कुछ अच्छा बन जाए तो दूसरे घर में उस समय का खाना नहीं बनता था। एक ही घर में जाकर सभी लोग खा लिया करते थे। बच्चे भी आपस में खेल कूदा करते थे, काफी खुश रहा करते थे। इस परिवार में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दीपांशु अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देता था, और जो आशीष था वो शराब का सेवन ज्यादा किया करता था। आशीष की पत्नी आशीष से परेशान थी, जिसकी शराब छुड़वाने के लिए उसने कई प्रोडक्टों का भी इस्तेमाल किया था और कई लोगों से भी पूछा था। आशीष की शराब नहीं छूट रही थी। दीपांशु अपने करियर पर एक फोकस बना चुका था, एक गोल बना चुका था कि उसे अपने परिवार की कंडीशन सुधारनी है। परिवार ज्यादा गरीब नहीं थे, लेकिन मिडिल क्लास से थोड़े से जो नीचे होते हैं वो थे। थोड़े ही समय बाद दीपांशु की सरकारी नौकरी लग जाती है। ये बात सुनकर आशीष के परिवार वाले भी काफी खुश होते हैं। साथ ही दीपांशु एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, आशीष के पूरे परिवार को वहां बुलाता है, साथ ही अपनी पत्नी के मायके वालों को और अपने जो भी जानकार थे वहां बुलाकर एक पार्टी देता है। आशीष की वाइफ मोहिनी कहीं ना कहीं उस परिवार से जलती थी, क्योंकि वो भी चाहती थी कि वो भी तरक्की करे, कुछ कमाए, और उनका पति भी दीपांशु की ही तरह कुछ ना कुछ काम करे। कुछ बड़ा नहीं लेकिन छोटा काम करे, अपने परिवार को देखे संभाले। जो दीपांशु की वाइफ थी मनीषा, वो हमेशा ही अपने परिवार को सपोर्ट करती थी। मनीषा ने कभी दीपांशु पे इतना प्रेशर ही नहीं आने दिया। मनीषा ने हमेशा ही दीपांशु को कहा कि तुम अपने सिर्फ गोल पे ही ध्यान दो, बाकी मैं हूँ इस घर को और बच्चों को संभालने के लिए। एक समय पे जब दीपांशु की जॉब लग चुकी थी, उस समय के कुछ समय बाद मोहिनी दीपांशु के घर आती है। दीपांशु वहां नहीं था उस समय पे, मनीषा घर पे थी। तो मोहिनी मनीषा से कहती है कि बहन, मैं भी कुछ छोटा मोटा दुकान या कुछ छोटा मोटा बिजनेस डालना चाहती हूँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे दोगी, जो कि मैं अपने बच्चों का फ्यूचर देख सकूँ और मैं छोटी मोटी दुकान कर सकूँ। मनीषा का दिल अच्छा था, वो भरोसा करती थी, तो मनीषा ने उस समय पे उन्हें हाँ कर दिया। जब दीपांशु अपने काम पर से वापस आया
तो मनीषा ने ये सारी बात दीपांशु को बताई। तो दीपांशु ने मनीषा को कहा कि आशीष की आदत तुम जानती ही हो, अगर तुमने मोहिनी को पैसे दे भी दिए तो आशीष मोहिनी से पैसे लेकर शराब में उड़ा देगा और मोहिनी भी आशीष को मना नहीं कर पाती, तुमने ये देखा ही है। उस समय पे मनीषा दीपांशु की बात समझ जाती है और उसकी बातों में हामी भरते हुए अगले दिन ही मोहिनी को पैसों के लिए मना कर देती है, क्योंकि उनके पास एक रीजन भी था। उन्होंने दिल्ली के मेन बीच में एक बड़ी सी जगह ली थी जिसे वो बनवा कर वहां रहना चाहते थे। ये बात मोहिनी को सुनकर काफी ज्यादा बुरी लगी, उनके दिल को ठेस पहुंची। अब दीपांशु के घर का काम भी शुरू हो चुका था, गली में मिठाइयाँ बट गई थी। जब आशीष के घर पे मिठाइयाँ पहुंची तो उन्हें ये पता चला कि दीपांशु ने जो नया घर लिया था वो अब बनना शुरू हो गया। मोहिनी के मन में और ज्यादा जलन पैदा होती है। मोहिनी, आशीष और उनके बच्चे सभी बैठकर ये दिमाग लड़ाते हैं कि इनको बर्बाद कैसे किया जाए। तब मोहिनी के दिमाग में एक साजिश रची जाती है जो वो आशीष और अपने बच्चों को नहीं बताती। हालांकि बच्चे इतने बड़े नहीं थे, लेकिन उन्हें इतनी समझ थी कि क्या कुछ परिवार होता है। मोहिनी अगले ही दिन एक तांत्रिक के पास जाती है और उनको कहती है कि मैं एक परिवार है जिसके ऊपर ये जादू करवाना चाहती हूँ। सारी बातें तांत्रिक को बताती है। तांत्रिक मोहिनी को कहता है कि मुझे कुछ पैसे दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर देते हैं। मोहिनी ने कहीं से भी कुछ भी अरेंजमेंट किया और उस तांत्रिक को पैसे दिए। तांत्रिक ने मोहिनी को एक काम बताया जो मुश्किल तो था लेकिन असंभव नहीं था। मोहिनी को तांत्रिक ने कहा था कि तुम शमशान घाट से एक इंसान का अधपका शरीर लेके आओ जो कि चिता पर लेटने के बाद आधा जला हो और आधा कच्चा हो। मोहिनी तांत्रिक की बात सुनने के बाद उन्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती थी, बिना सोचे समझे इस काम में लग जाती है और रोज शमशान घाट के बाहर खड़ी होकर ये देखती है कि कब कोई शरीर आकर यहाँ पर जलना शुरू होगा। थोड़े ही दिन बाद मोहिनी की ये इच्छा भी पूरी हो जाती है, एक शरीर वहां पर जलना शुरू हो जाता है। हालांकि जब शरीर को शमशान घाट में मुक्ति दी जाती है, उस समय पे वहां पर आके उसके परिवार वाले चेक करते हैं, लेकिन रात के समय पर जब घोर अंधेरा होता है तो शमशान घाट बिल्कुल सुनसान होता है। मोहिनी उस समय पे शमशान घाट के अंदर जाती है और उस चिता में से अधपका शरीर निकाल लेती है। ये अधपका शरीर अगले ही समय उस तांत्रिक के पास ले जाती है और वो तांत्रिक इसको अपनी विद्याओं से जलाकर एक मिट्टी के अंदर मिलाकर ईंट बना देता है और मोहिनी को देकर कहता है कि ये ईंट उनके उस घर में रखा हो जो घर नया बन रहा है। मोहिनी बिना कोई टाइम लगाते हुए इस ईंट को उस घर के जो भी माल मटेरियल रखा हुआ था, ईंटों का चट्टा लगा हुआ था, वहां रखी आती है। अब ईंट को देखकर कोई क्या ही शक करेगा। दीपांशु का घर बनकर तैयार होता है, घर का प्रवेश होता है, सब घर में रहने लग जाते हैं। अब दीपांशु का परिवार उस बस्ती को और अपने पड़ोसियों को भूल चुका था। परिवार काफी खुश रह रहा था। घर में रहने के 2 या 3 दिन ही बाद घर के अंदर कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हो जाता है। घर के अंदर परेशानियां, दीपांशु की नौकरी छूट जाना, घर के अंदर लड़ाइयाँ रहना, बच्चे ठीक ना रहना, बीमारी रहना, ये सब घर में होना शुरू हो जाता है। इन सारी बातों से परेशान होकर दीपांशु मानो अपनी जीने की आस ही छोड़ देता है। लेकिन मनीषा हमेशा से दीपांशु का सहारा बनी थी। मनीषा दीपांशु से कहती है, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, हमारा दोबारा से घर खुशहाल हो ही जाएगा। कुछ समय बाद ही मनीषा अपने पिताजी को फोन कर
ये सारी बात बताती है फूट फूट कर रोते हुए। मनीषा के पिताजी ये बात सुनकर, अपनी बेटी की परेशानी सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और उनके पिताजी काफ़ी उम्रदार थे, तो वो ये बात समझ जाते हैं कि अचानक से उनकी लाइफ में ये फ्लो आना, एकदम से डाउन हो जाना, ये किसी बुरी शक्ति का भी अंदेश हो सकता है। मनीषा के पिताजी एक अच्छे तांत्रिक को ढूंढने में लग जाते हैं। तांत्रिक तो उन्हें काफ़ी मिलते हैं, लेकिन वही 3 किताब पढ़े हुए, यानी कि उन्हें 3 किताबों का ही ज्ञान था और कुछ नहीं। लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें पता चलता है अयोध्या के एक छोटे से गांव में एक विद्वान तांत्रिक रहते हैं, जिनका नाम आसपास के कई गांवों तक है। बिना टाइम गवाते हुए मनीषा के पिताजी उसके गांव जाते हैं तांत्रिक के, और उनको जब ये सारी बातें बताते हैं तो तांत्रिक कहते हैं कि मुझे यहाँ भी काफ़ी काम होता है, मैं इतनी दूर नहीं चल सकता। लेकिन जब मनीषा के पिताजी उन्हें बताते हैं कि मेरे जो दामाद है वो जीने की इच्छा ही छोड़ चुके हैं, जब वो पूरा परिवार मिट जाएगा क्या उसके जिम्मेवार आप होंगे, ऐसी कुछ बात कहने से तो तांत्रिक यहाँ आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तांत्रिक को अयोध्या से सीधा दिल्ली ले आया जाता है। सीधा मनीषा के घर पहुंचते हैं और जो तांत्रिक थे वो उनकी दहलीज पर कदम रखते ही आभास कर लेते हैं कि यहाँ किसी बुरी शक्ति का दवेश है। अंदर जाते हैं, तांत्रिक मनीषा से कहते हैं कि बेटा क्या मुझे तुम्हारे घर का 1 गिलास पानी मिलेगा। मनीषा अंदर जाती है, 1 गिलास पानी लेकर आती है। तांत्रिक एक घूंट उस पानी को पीकर, यानी कि उस पानी को झूठा कर मनीषा को वापस दे देते हैं और कहते हैं कि इस पानी को पूरे घर में छिड़क दो। साथ ही तांत्रिक ये भी कहते हैं कि इस पानी को इस तरह से छिड़कना कि घर की एक भी दीवार, एक भी कोना इस पानी से बच ना सके। मनीषा इस पानी को ले जाती है और पूरे घर में छिड़कना शुरू करती है। दीपांशु ने इस घर को अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई लगाकर बना रखा था, तो घर काफी बड़ा और अच्छा था। मनीषा इस घर को जब पूरे घर में छिड़क रही थी तो ऊपर वाले कमरे की एक दीवार इस पानी के छींटे से लाल हो जाती है। मनीषा डरकर भागी भागी तांत्रिक के पास जाती है और तांत्रिक बाबा को ये सारी बातें बताती है। तांत्रिक बाबा कहता है कि बेटा उसी घर के अंदर इस बुरी शक्ति का वास है। मनीषा ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तांत्रिक बाबा उसी कमरे के अंदर जाते हैं और इस दीवार को देखकर कहते हैं कि बेटा तुम्हारे घर में जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, वो इसी कमरे से शुरू हुई है। इस कमरे में, इस दीवार में कुछ ऐसा है जो इस घर की अड़चन बन रहा है। मनीषा तांत्रिक के सामने हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ जाती है कि बाबा कुछ ऐसा करो जो हमारे घर से ये कलेश मिटे, ये दवेश निकले। तांत्रिक मनीषा के पापा को कुछ सामग्री बताते हैं अपनी उतारे की, जिससे उसका उतारा हो सके। मनीषा के पिताजी भी फटाफट मार्केट जाते हैं, कुछ सामान ले आते हैं। तांत्रिक उस दीवार की तरफ अपना मुंह कर बैठते हैं और अपने कुछ मंत्रों का जाप करना शुरू करते हैं। सामान में से नींबू निकालकर सुई उठाकर उसमें गड़ाते हैं। गड़ाते ही दीवार पर जो लाल रंग हुआ था वो धीरे से छोटा होता है। दूसरी सुई उठाई, फिर गड़ोई, दोबारा से छोटा, फिर उठाई, फिर चुभोई, दोबारा से छोटा। ऐसे ही सुई चुभोते रहते हैं और वो धीरे धीरे छोटा होता रहता है। आखिरी सुई उठाई, नींबू के अंदर एक ईंट में बदल गया। सब देखकर हैरान, परेशान। दीपांशु तो वह था ही नहीं। दीपांशु ने तो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। मनीषा और उनके पिताजी उस चीज को देखकर बौखला जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। तांत्रिक के सामने दोनों हाथ जोड़ देते हैं कि बाबा कुछ करो।
कुछ ऐसा करो जिससे इस घर का बंधन टूट सके। बाबा कहते हैं मैं करके ही जाऊंगा जब आया हूं तो। और बाबा इस ईंट को निकलवाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर कर हाथ में दे देते हैं। कहते हैं कि इनको गंगा जी में प्रवाहित कर दो। इस ईंट की मिट्टी के अंदर किसी की अस्थियां मौजूद हैं, और ऐसी वैसी अस्थियां नहीं, ऐसी अस्थियां जिसका शरीर अध पका हो, और वो शायद इसी कमरे में मौजूद है। मनीषा, तुम्हारे पीछे। तांत्रिक अपने झोले के अंदर हाथ डालते हैं, राख निकालकर मनीषा की तरफ फेंकते हैं। मनीषा अचानक से नीचे झुक जाती है और वो राख मनीषा के पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। मनीषा डर के अपने पिताजी के पीछे छुप जाती है। ये चीख सुनकर नीचे से दीपांशु भी भागा भागा ऊपर आता है और पूछता है ये क्या हो रहा है। मनीषा दीपांशु को ये सारी बातें बताती है। दीपांशु को वो ईंट का सारे टुकड़े दिए जाते हैं और उन्हें गंगा जी में विसर्जित करने के लिए कह देते हैं। दीपांशु भी बिना कोई टाइम लगाए गंगा जी के लिए निकल जाता है और वहां पर इनको अस्थियों को विसर्जित करके वापस आता है। 2-3 दिनों बाद ही दीपांशु को वापस उनकी ड्यूटी से कॉल आ जाता है कि आप वापस ज्वाइनिंग कर सकते हैं। साथ ही घर में जो बीमारी थी, जो भी कलेश था, सब धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन मनीषा के अंदर कहीं ना कहीं ये अभी भी था कि मैं जान सकूं कि हमारे घर पे ये काला जादू, जो भी टूना टोटका था, ये कराया किसने, आखिर कौन है इन सब चीजों के पीछे। मनीषा ये जानने के लिए काफी बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास जाती है। उसे कोई ऐसा तांत्रिक नहीं मिलता जिससे वो पूछ सके। लेकिन एक दिन उसे ऐसा तांत्रिक मिलता है जिससे वो पूछती है। वो बाबा उन्हें बताता है जहां तुम पहले रहते थे वहां के एक पड़ोसी से तुम्हारा ऐसा प्यार प्रेम था जिससे तुम अपना परिवार ही मानते थे। मनीषा अपनी मुंडी हाँ की तरफ हिलाती है। तांत्रिक कहता है उसी ने तुम्हारे घर पे ये करवाया था। मनीषा समझ जाती है और आज तक मनीषा बता रही थी उनके घर के अंदर आया हुआ बाहर से पानी भी वो फूंक फूंक कर पीते हैं। वो कहते हैं ना कि दूध से जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इस कहानी में इतना ही। मेरा नाम शंकर है, मिलेंगे आप इस कहानी में इतना ही। मेरा नाम शंकर है, मिलते हैं अगली कहानी में। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस को दबाएं और ऑल का ऑप्शन दबाएं ताकि हमारी अगली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों को भी जरूर भेजिएगा। धन्यवाद वीडियो एंड तक देखने के लिए।